नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल अधगम विथ रजनीश पर। तो मित्रों, मैंने आपको पेडालॉजी पढ़ा रहा हूँ और पेडालॉजी में मैं आपको यूनिट सेकंड पढ़ा रहा हूँ। और यूनिट सेकंड हमारा जो चल रहा है, यूनिट सेकंड में चल रहा है भाषा शिक्षा शास्त्र। और भाषा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर था उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं क्या होता है निदानात्मक शिक्षण, ये कैसे काम करता है। आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण। ये आपका अवशेष चैप्टर 7 का बचा हुआ है, तो देख लेते हैं। अगर वैसे हम बात करें उपचारात्मक शब्द की या उपचारात्मक शिक्षण की, तो उपचारात्मक जो शब्द होता है तो वो रिमेडी नामक एक शब्द, अंग्रेजी भाषा का एक रिमेडी नामक शब्द है। और रिमेडी नामक शब्द ये चिकित्सा जगत का शब्द है। किसका है? चिकित्सा जगत का शब्द है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले किसी वस्तु विशेष का उपचार निदान होता है और निदान करने के बाद ही हमेशा क्या आता है, उपचार आता है। किसी वस्तु का हम पहले निदान करते हैं कि यहाँ क्या समस्या, इस समस्या का कैसे निदान किया जाए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। जैसे पहले हम किसी भी बालक का पता लगाते हैं कि इस बालक की फॉल्ट कहाँ हो रही है, त्रुटि कहाँ कर रहा है। जब उसकी हम त्रुटि का पता लगा लेते हैं, फिर हम ये करते हैं इसकी ये कठिनाई कैसे दूर की जाए। जब कैसे दूर की जाए तो हम वहाँ क्या करते हैं, उपचार। ऐसे ही यही कहलाएगा आपका उपचारात्मक शिक्षण। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो उपचारात्मक शिक्षण हमेशा निदानात्मक शिक्षण के बाद ही आता है। पहले क्या आता है, पहले आता है निदानात्मक शिक्षण और उसके बाद आता है उपचारात्मक शिक्षण। यही बात आपके लिए यहाँ मोस्ट हो जाती है। दूसरी बात कहें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, उपचार करने हेतु कुछ सुधार किए जा सकते हैं, कुछ उपचार की विशेषताएं होती हैं। तो देख लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, उनको हम देख लेते हैं और इन पर डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा। तो पहला पॉइंट है, छात्रों की शैक्षणिक कमजोरी को जानकर कक्षा में ही सामूहिक रूप से दूर करना। पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बालक की कमजोरी को जानते हैं और बालक की कमजोरी को जानकर उसको सामूहिक रूप से कक्षा में ही दूर कर देते हैं। जब हम सामूहिक रूप से कक्षा में उसकी कमजोरी को दूर कर देते हैं तो निश्चित तौर से उस बच्चे में उत्साह उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? उत्साह उत्पन्न हो जाता है और उसका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में देता है कि व्यक्तिगत समस्याओं हेतु व्यक्तिगत रूप में परामर्श देना। हमेशा एक अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बालकों से पहले एनसीएम ने भी बताया है, एनसीईआरटी ने भी बताया है कि बालक को कुछ व्यक्तिगत परामर्श दिए जाते हैं। जो व्यक्तिगत परामर्श दिए जाते हैं वो व्यक्तिगत समस्याओं पर दिए जाते हैं, ना कि सभी समस्याओं पर। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि कक्षा शिक्षण करते समय कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम जब कक्षा शिक्षण करते हैं तो कक्षा शिक्षण करने के दौरान जो कमजोर छात्र हैं हमारे, उन छात्रों पर हम विशेष ध्यान देते हैं। हम विशेष ध्यान क्यों देते हैं कि सबसे पहले उस बालक की हम कमजोरी को जानते हैं कि ये बालक किस क्षेत्र में कमजोर है। बालक जिस क्षेत्र में कमजोर होता है उस क्षेत्र में उस कमजोरी को हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करने से पहले ये हम जानते हैं वो त्रुटि क्या कर रहा है, और उसकी त्रुटि पर विशेष ध्यान और विशेष अभ्यास के माध्यम से उसकी त्रुटि का हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट जो आपका 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट बताता है कि विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं लगा के पढ़ाना। इसका मतलब ये होता है कि विद्यालय के अंदर जो बालक होते हैं, बालक क्या होता है कि कुछ बालक समस्यात्मक बालक होते हैं, कुछ बालक विशेष बालक होते हैं, कुछ बालक विशिष्ट बालक होते हैं। जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत बालकों को सिर्फ 2 भागों में बांटा गया। एक पहला जो बालक है पिछड़ा बालक और दूसरा प्रतिभाशाली बालक। तो कौन सा है? प्रतिभाशाली बालक और कैसा? बैकवर्ड। बैकवर्ड बोले तो पिछड़ा। कहने का मतलब ये है पिछड़े बालकों को अलग कक्षाएं दी जाएंगी और जबकि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको अलग हिसाब से कक्षाएं देते हैं। आपका जो 6वां पॉइंट है इसमें देख लीजिएगा, अध्यापक को छात्र से मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए।
तो एक अध्यापक को छात्र से मधुर संबंध इसलिए स्थापित करना चाहिए कि जो छात्र हो वो ये कहे, पहले वैसे भी बताया गया है कि जब एक अध्यापक को सबसे पहले बालक के सामने जाते समय बालक से आई कांटेक्ट करना चाहिए, तथा आई कांटेक्ट के माध्यम से एक अध्यापक को एक छात्र से एक दोस्त बोले तो एक फ्रेंड बोले तो एक फ्रेंडली सर्कल का व्यवहार करते हुए उसकी झिझक को, उसकी समस्याओं को रिमूव करते हुए उसकी समस्या को समझना चाहिए और तत्काल उस समस्या को रिमूव करने के प्रयास करने चाहिए। 7वां पॉइंट देखते हैं। यहाँ बताया गया कि अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाए। यहाँ बात ही दी गई है कि एक हिंदी में एक कहावत कही गई, आप जहाँ जा रहे हो वो मैं पहले ही मार्केट घूम आया हूँ। इसका मतलब ये आया है कि बालक जिस रास्ते पे चल रहा होता है गुरु उस रास्ते पर पहले ही जा चुका है, तो गुरु को ये पता होता है कि कहाँ पर कमजोरी आएगी, कैसी कमजोरी आएगी तथा उस कमजोरी का क्या निदान किया जाएगा। वही बात की कि अध्यापक अपने आधार पर क्या दृष्टिकोण अपनाएगा। जो आपका 8 पॉइंट दिया है, 8 पॉइंट में देख लेते हैं। इसमें दिया है कि कार्य अनुभव उपचारात्मक शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। वही बात फिर आ गई, एक अध्यापक को कार्य करते करते एक ऐसा अनुभव आ जाता है कि अध्यापक समझ जाता है ये बालक कहाँ समस्या करा। मैं आपको बता दूं, जितने भी छात्रों को मैं पढ़ा रहा हूँ सारे छात्रों की अभी एक समस्या आ रही, सर लिखाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, इनका प्रयोग कैसे होगा, यही तो समस्या आ रही है। तो जब हम आपका ये अभी प्रयोग क्या, हम जब पेपर सॉल्व करवाएंगे तब हम आपको बताएंगे ये देखो उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम आपसे ये भी कहेंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ पर डे ये लिखते रहिए, तब मैं आपको बताऊंगा 7 चैप्टर निकालिए और उस चैप्टर में ये बात दी है, तो ये बात क्या होगी, ये आएगी कार्य अनुभव के आधार पर हम उपचारात्मक शिक्षण देंगे। और ये कहा भी गया जो उपचारात्मक शिक्षण है वो कार्य अनुभव का एक अभिन्न अंग है। 9 पॉइंट देख लीजिएगा। अगर हम 9 पॉइंट की बात करें तो अध्यापकों को भी निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष होना चाहिए। कहने का मतलब है एक अध्यापक है, उस अध्यापक को जो निदानात्मक परीक्षण है उसमें दक्ष होना चाहिए। एक अध्यापक को कई तरीके से निदान करने या समस्या समाधान करने के जटिल तरीकों को और सरल तरीकों को पता होना चाहिए, जो वो पहले से ही प्रयोग कर चुका हो और जहाँ से वो उबर चुका है। अभी हमने जो बात की थी आपसे कि यहाँ पर हमेशा उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों को 2 भागों में बांटा गया है। एक बालक होता है प्रतिभाशाली बालक और दूसरा बालक होता है पिछड़े बालक। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पिछड़े बालकों की उपचारात्मक शिक्षण हम कैसे करेंगे, किस माध्यम से करेंगे। जब हम पिछड़े बालकों के उपचार शिक्षण करते हैं तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंटों को हम देख लेते हैं। खास तौर पे मैंने यहाँ उपचारात्मक शिक्षण में मैथ शिक्षण की बात कही है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ समस्या होती है मैथ शिक्षण की। तो मैथ शिक्षण में हम देख लेते हैं, जब मैथ की पेडागॉजी सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी समस्या आती। पहला है कि कक्षा में गणित विषय समस्या हल करते समय छात्रों का ध्यान विशेष रूप से, यहाँ पर जब बालकों को गणितीय विषय की समस्या का हल करते हैं तब छात्रों को विशेष रूप से संप्रतियों और सिद्धांतों, प्रतिक्रियाओं आदि की ओर खींचा जाना चाहिए। आदि की ओर खींचा जाना चाहिए क्या, ध्यान। यहाँ एक पॉइंट मिस हो गया कि ध्यान खींचा जाना चाहिए, जिससे बालक जो त्रुटियां करते हैं वो त्रुटियों को समझा जाए। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब हम गणित पढ़ाते हैं तो गणित पढ़ाते समय विशेष रूप से प्रतियों पर ध्यान दिलाना चाहिए, सिद्धांतों पर ध्यान दिलाना चाहिए, प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिलाना चाहिए, और जिससे बालक की जो त्रुटियां करते हैं वो त्रुटियों को हल कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें दिया है कमजोर छात्रों के लिए मॉडल के माध्यम से पढ़ाया जाए, चार्ट के माध्यम से पढ़ाया जाए, चित्र आदि के माध्यम से प्रयोग करते उनकी जो प्रतियां हैं उन प्रतियों को स्पष्ट किया जाए। कहने का मतलब है जब एक अध्यापक पढ़ा रहा हो तो पढ़ाते समय हमेशा खास तौर पे गणित जो कमजोर छात्र हैं उसको मॉडल का प्रयोग कर लेना चाहिए, चित्र का प्रयोग कर लेना चाहिए, वीडियो का प्रयोग कर लेना चाहिए, ऑडियो का प्रयोग करते समय जो प्रत्यय है या संप्रत्यय है या धारणा है उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कमजोर छात्रों को कक्षा में आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। बहुत मोस्ट है यहाँ पर
यहाँ पर ये बात कही गई है, जो कमज़ोर छात्र है उन छात्रों को हमेशा आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। क्यों आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए? आगे की पंक्ति में इसलिए बैठाना चाहिए, जो एक अध्यापक होगा उस अध्यापक का हमेशा आई कांटेक्ट उस छात्र से रहेगा। जब छात्र से आई कांटेक्ट रहेगा तो निश्चित तौर पे वो छात्र को अच्छे से समझ पाएगा और छात्र से इशारा में बात करता रहेगा, नहीं आप अभी क्या कर रहे हैं, नहीं आप ये काम करिए। नेक्स्ट, श्याम पट पर लिखी सामग्री व्यवस्थित होनी चाहिए। कहने का मतलब है पिछड़े बालकों को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अध्यापक श्याम पट की सामग्री लिख रहा है वह सामग्री व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ यूनिट सेकंड भाषा शिक्षा शास्त्र उपचारात्मक शिक्षण, या चैप्टर सेकंड उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत, फिर उसके बाद हमने लिख दिया पिछड़े। मतलब इससे क्या होता है कि जो पिछड़े बालक होते हैं उनको क्रम बाई क्रम सीरीज बाई सीरीज बोले तो सारी बातें समझ में आ जाती हैं। यहाँ पर देख लीजिए लिखित सामग्री के बाद अब हम इसमें कुछ पॉइंट और रह गए उनको देख लेते हैं, तो देखिएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की। बोले तो 5 पॉइंट की। 5 पॉइंट में क्या है, छात्रों को कक्षा में सोचने तर्क करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। जो मैं ये सर्कल करता हूँ इस सर्कल को ध्यान रखना आप, जहाँ पर ये शब्द अगर आ जाए किसी भी क्वेश्चन पेपर में, किसी में भी ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में सही हो जाएगा। जैसे हम बात कर लेते छात्रों को कक्षा में सोचने के तर्क करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट जो 6वां पॉइंट है, कमजोर छात्रों को मौखिक तथा मानसिक गणित करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। हमारे कक्षा में जो कमजोर छात्र हैं उन कमजोर छात्रों को मौखिक तथा मानसिक गणित करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। जब उन्हें मौखिक गणित करने के अवसर देंगे, जो उनकी झिझक है वो झिझक आपके सामने आएगी। जब आपके सामने झिझक आएगी तो निश्चित तौर पे आप उस झिझक को रिमूव करने में सक्षम रहेंगे। नेक्स्ट, पिछड़े वालों को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो पिछड़े बालक हैं उन बालकों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर उनके सामने कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को तुरंत रिमूव करना चाहिए। अगर वो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आपको ये कहना चाहिए, बेटा कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, मतलब आप आगे करें, आप बहुत आगे जाएंगे। अब हम बात देख लेते हैं प्रतिभाशाली बालकों हेतु उपचारात्मक शिक्षण। क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, जो पिछड़े बालक हैं पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, और अब यहाँ बात हो रही है प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है देख लेते हैं। पहला पॉइंट, प्रतिभाशाली बालकों को सुनियोजित कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से कार्य में रखा जाना। मेन पॉइंट ये बात होती है, जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो हमेशा किसी भी कार्य को एक सुनियोजित तरीके से करता है और व्यवस्थित ढंग से करता है। ये बालक ऐसा नहीं करेगा एक यूनिट पढ़ ले दूसरा छोड़ दे, दूसरा पढ़ दे तीसरा छोड़ दे, नहीं, ये बालक हमेशा सारे यूनिटों को एक रिदम में एक क्रम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, बालकों को व्यवस्थित सामग्री के माध्यम से पढ़ाना जाना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर जो प्रतिभाशाली बालक हैं इन बालकों को, जैसे मैं गणित पढ़ा रहा हूं तो गणित पढ़ाते समय इन बालकों के लिए व्यवस्थित सामग्री होनी चाहिए। कब कैसे क्या आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर व्यवस्थित सामग्री नहीं हुई तो ये प्रतिभाशाली बालक या तो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे या क्लास बंक कर जाएंगे या अध्यापक से ही उलझ जाएंगे। तीसरा पॉइंट, बालकों को पढ़ाते समय विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, जब हम एक आदर्श अध्यापक के गुण ये होते हैं कि एक आदर्श अध्यापक को सारी शिक्षण विधियां या शिक्षण प्रविधियां या शिक्षण सूत्र आने चाहिए। जब हम प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे सभी शिक्षण सूत्रों को और शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट,
मूल्यांकन हेतु विशेष परीक्षाओं का आयोजन कराना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, प्रतिभाशाली बालकों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो कई कई तरीका की क्या करवाते हैं, कई तरह के हम मूल्यांकन हेतु विशेष प्रकार का क्या कराते हैं, मूल्यांकन के लिए विशेष प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन कराते हैं, जिससे इससे पता लगता है कि कौन बालक कितने अंक प्राप्त कर रहा है या किस क्षेत्र में फला बालक कितना स्टैंडर्ड है। 5वां पॉइंट देख लेते हैं, बालकों को भी पढ़ाने का अवसर दिया। यह ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसको भी बोर्ड पर जाने का एक पर्याप्त अवसर देना चाहिए, जिससे बालक में एक अनोखा हुनर निकल के आता है और बालक अपनी सारी समस्याओं को, एजिटेशन को, सारी प्रॉब्लम को बोर्ड पर जाके रिमूव कर देता है, जिससे और बालकों का मन भी लालसायित होता है। 6वां पॉइंट देख लीजिए, प्रतिभाशाली छात्रों के समय कक्षा में कुछ समस्याओं का चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, यहाँ से हमेशा एक सीटेट में क्वेश्चन बनता है, ऑलरेडी हमेशा बनता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये हमेशा चुनौतीपूर्ण व्यवहार करते हैं, ये हमेशा चुनौती को बर्दाश्त करते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रतिभाशाली जो बालक होता है वो चुनौतीपूर्ण कार्य करने में सक्षम होता है। जबकि लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा, एक ही समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने को प्रोत्साहन देना चाहिए। एक अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए, एक अध्यापक को कि विभिन्न तरीकों से किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब एक क्वेश्चन दे दिया जाना चाहिए और ये कहना चाहिए आप जितने तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो आप करिए। अगर ऐसे जो बालक कई तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है तो निश्चित तौर पे वो बालक अपने में कैसा होता है, प्रतिभाशाली होता है। यही बालक आगे चलकर बहुत अच्छे बालक बनते हैं। कहने का मतलब है, तो आज हमने ये जो यूनिट पढ़ाया था ये यूनिट 4 उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत हमने बता ही दिया था, आपका एक डायग्नोसिस शब्द होता है और ये चिकित्सा जगत का शब्द होता है और जिसमें ये डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, जिसमें कफ पित्त नाड़ी इत्यादि की बात की जाती है और जो जिस व्यक्ति के अंदर जो कमी होती है उस कमी के अनुरूप ही उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे ही इसी प्रकार एक बालक की पहले 5 चरणों में बालक की समस्याओं को जाना जाता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। कहने का मतलब है हमेशा पहले निदान आता है और निदान के बाद ही क्या आता है, उपचार। तो उपचार को 2 भागों में बांटा गया, एक प्रतिभाशाली बालकों का उपचार और दूसरा पिछड़े बालकों का। तो मैंने प्रतिभाशाली बालकों को भी बता दिया और यहाँ से आपको 1 नंबर का पक्का मैथ में मिलेगा। तो मित्रों कल अगले टॉपिक में, कल जो आपका अगला टॉपिक होगा, अब आपका 3rd यूनिट चालू होगा और 3rd यूनिट के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे कि शिक्षा शास्त्रियों से संबंधित पेडालॉजी। ये शिक्षा शास्त्रियों से संबंधित पेडालॉजी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, जो कि सारे पूरे आपके सीटेट में ये सारी बातें काम आएंगी। आपको बहुत मन लगा के इन चीज़ों को देखना है और नोट करना है। वीडियो की कुछ क्वालिटी या आवाज़ हल्की होगी, इसको माइंड ना लें क्योंकि माइक नहीं है। थैंक यू मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं किया हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।